नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स और 20 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। जो सबसे पहली न्यूज़ आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है कि इसरो के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो इनिशिएटिव होते हैं उससे रिलेटेड बेनिफिट्स को कैसे प्राइवेट सेक्टर तक पहुंचाया जाए और कैसे उससे लोगों की डेली लाइफ को आसान किया जाए, उसके लिए एक नई कंपनी बनाई जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। तो इसके बारे में जो न्यूज़ आई है वो हम देखेंगे। फिर दो ऑर्डिनेंस पास किए हैं, वैसे तो और भी ऑर्डिनेंस पास किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जो दो इंपॉर्टेंट मुझे लगे बात करना वो है प्रोमलगेशन ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स ऑर्डिनेंस 2019। इसको मैं एक बार पहले भी इंक्लूड कर चुका हूं। और दूसरा है इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट सेकंड ऑर्डिनेंस 2019। इसके साथ साथ आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके थ्रू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिलती है प्रेसिडेंट को, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है वो भी डिस्कस करूंगा मैं। फिर एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। देखिए, एक हेल्प पॉलिसी को लेके आया गया था हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा रिफॉर्म्स किए गए हैं। वो रिफॉर्म्स क्या हैं वो देखेंगे। फिर 3 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड, विल कवर दैट। फिर एक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज के लिए। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 क्या है ये देखेंगे। और वन लाइनर न्यूज में कैंपेन फॉर ड्रग्स फ्री इंडिया। फिर अभी अभी डियरनेस अलाउंस 1 जनवरी 2019 से बढ़ाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का 3%, उसकी बात करेंगे। पीसा अप्रूवल प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल, ये जो पीसा एक टेस्ट है स्टूडेंट्स असेसमेंट का, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, उसको अभी कैबिनेट ने रेटिफाई किया है। फिर नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट क्या है जिसको वर्ल्ड बैंक का फंडिंग मिलेगी, और स्वायत्त इनिशिएटिव क्या है। ये सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आज की, जिनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले न्यूज़ पे आ जाते हैं, न्यू कंपनी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेनिफिट्स ऑफ इसरो। तो अभी अभी क्या किया है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर एक नई कंपनी बनाई जाएगी। उसका काम क्या होगा? कॉमर्शियली एक्सप्लॉयट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क कैरीड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो भी R&D इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है उसको कॉमर्शियली एक्सप्लॉयट करना, यानी कि उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डेली जरूरत की चीजों में अप्लाई करके लोगों की लाइफ को और आसान बनाना, ये काम है इसका। अभी देखिए, इसरो का एक ऑलरेडी कॉमर्शियल आर्म है फ्रेंड्स, एक कॉमर्शियल और मार्केटिंग आर्म ऑलरेडी है इसरो का, जिसका नाम है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब किस हद तक ये नई कंपनी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के काम के साथ इंटरफेयर करेगी ये तो सिर्फ समय ही बताएगा। बट फिलहाल के लिए जो सैलिएंट फीचर्स बताए जा रहे हैं, जो काम ये नई कंपनी करने वाली है, वो ये है कि भाई देखिए, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में इसरो बहुत आगे जा रहा है। उस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस को और उसकी जो यूजेबिलिटी है उसको इंडस्ट्री तक लेके जाना, ठीक है, उसको और मतलब इंडस्ट्री तक अगर वो चीज जाएगी तो फिर इंडस्ट्रीज कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगी जिससे लोगों की हालत सुधरे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इसी बेसिस पे काम करता है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है लोगों को और लोग उसको पैसा देते हैं, तो वो प्रॉफिट बेसिस पे काम करता है। और इसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज अब इंडस्ट्रीज को अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, अब ये जो नई कंपनी बनेगी वो लाइसेंस लेगी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, और फिर इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के लाइसेंस को वो एज अ सब लाइसेंस इंडस्ट्रीज को फॉरवर्ड करेगी, और वो इंडस्ट्रीज उस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी। किस तरीके से करेंगी वो समय ही बताएगा। फिर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बनाए जाएंगे। फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब देखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक लॉन्च व्हीकल होता है जिससे सैटेलाइट्स को प्रॉपरली लॉन्च किया जाता है ऑर्बिट्स में। अब इसका प्रोडक्शनाइजेशन होगा। प्रोडक्शनाइजेशन मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को एक प्रोडक्ट बना दिया जाएगा, और उस प्रोडक्ट को बनाने में इंडस्ट्री प्लस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसरो दोनों मिलकर काम करेंगे और उसको एज अ प्रोडक्ट बेचा जाएगा, जिससे इसरो और वो प्राइवेट कंपनी जिस हिसाब से भी वो एग्रीमेंट है पैसा कमा सके। फिर स्पेस से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उनका लॉन्च है, उनकी जो एप्लीकेशन है, उससे रिलेटेड जो भी यूजिबिलिटी है उसका प्रोडक्शनाइजेशन करना। प्रोडक्शनाइजेशन का मतलब ही यही होता है फ्रेंड्स कि किसी भी एक काम आने वाली चीज को प्रोडक्ट के फॉर्म में बदल देना, उसको बेचना और उससे प्रॉफिट कमाना। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स तक को प्रोडक्शनाइज कर दिया जाएगा। साथ साथ
स्पेस से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, सबको प्रोडक्शनाइज कर दिया जाएगा, प्रोडक्ट्स में बदल दिया जाएगा। फिर इसरो सेंटर्स ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है उसका ट्रांसफर किया जाएगा, और जितनी भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट हैं उनके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराई जाएगी। फिर इन टेक्नोलॉजीज को बनने के साथ साथ कुछ साइड बाय साइड कुछ एक्स्ट्रा चीजें बन जाती है फ्रेंड्स, जो कि कभी कभी बहुत काम आ जाती है। उनको आप स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज और प्रोजेक्ट्स भी बोल सकते हो। तो इनकी मार्केटिंग इंडिया और अब्रॉड दोनों में होंगी। फिर और कोई भी सब्जेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस नई कंपनी को देना चाहेगा दे सकता है। फिर एक नया ऑर्डिनेंस आया है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने पहले बात की थी। देखिए, ऑर्डिनेंस का मतलब ये है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब कि या तो दोनों हाउस सेशन में नहीं है, लोकसभा राज्यसभा, या कोई एक हाउस सेशन में नहीं है, क्योंकि भाई किसी भी बिल को पास कराने के लिए दोनों हाउसेस का सेशन में होना जरूरी है। तो एक प्रोमलगेशन ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019 आया है। देखिए, इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधे सीधे डिक्लेयर कर दिया है कि ऐसी कोई भी स्कीम जो लोगों का पैसा डिपॉजिट में लेती है और अगर वो स्कीम रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको तुरंत के तुरंत इलीगल मान लिया जाएगा, और जो भी उस स्कीम को चला रहा है उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा नॉन बिलेबल वारंट पे। ठीक है। तो होता क्या था फ्रेंड्स, आपने ये शारदा चिट फंड स्कैम सुना होगा। इस तरीके से बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि गरीब लोगों से पैसा छीन लेते हैं और उनको पैसा वापस मिलता भी नहीं है। उनको बड़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स दिखाते हैं कि आप इतना पैसा डाल देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बट एंड में उन बेचारे गरीबों को कुछ नहीं मिलता है और उनके कमाए हुए पैसे को ये लोग लेके भाग जाते हैं। इनके खुद के तो कोई एथिक्स है नहीं। अब आप सोचिए, गवर्नमेंट ऑलरेडी फ्रेंड्स चाह रही है कि गरीब अपना सेविंग करें। अब उस सेविंग को अगर गरीब किसी एक ऐसी स्कीम में डाल दे और वो स्कीम उसको पैसा न लौटाए, उसका पैसा लेके भाग जाए, तो ये कितना गलत होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा स्टेप है कि कोई भी डिपॉजिट टेकिंग स्कीम है अगर, तो उसको अपनी स्कीम को प्रॉपर अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर उसके बिना वो स्कीम चला रही है और गवर्नमेंट को पता चलता है, तुरंत उसको इलीगल डिक्लेयर करके उसके ओनर को अरेस्ट किया जाएगा। तो इसको प्रॉब्लम ये हुई है कि एज अ बिल पार्लियामेंट में अभी पास नहीं करवाया गया, तो इसके लिए एक ऑर्डिनेंस लेके आई सरकार जिसका नाम है प्रोमलगेशन ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स ऑर्डिनेंस, और इसको अभी अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है और अब प्रेसिडेंट इसको प्रोक्लेम कर देंगे। तो जैसे ये प्रोक्लेम हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट लॉ की तरह काम करेगा 6 महीने। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है इसको थोड़ा देख लेते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब किसी एक ऐसे लॉ को प्रोमुलगेट करना है जो करंट कंडीशंस के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, या फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों सेशन में नहीं है, या फिर या तो लोकसभा सेशन में राज्यसभा सेशन में नहीं है, या राज्यसभा सेशन में लोकसभा सेशन में नहीं है। अगर आप पार्लियामेंट एज अ होल की बात करोगे तो फ्रेंड्स पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? राज्यसभा आती है, फिर लोकसभा आती है, लोकसभा लोअर हाउस होता है, राज्यसभा हायर हाउस होता है, लोकसभा आपका होता है हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा होता है हाउस ऑफ एल्डर्स। तो ये दोनों आती है पार्लियामेंट में, साथ साथ प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। हालांकि पार्लियामेंट की लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में प्रेसिडेंट नहीं बैठते हैं, बट प्रेसिडेंट इज ओवरऑल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि जब कोई बिल आपका राज्यसभा लोकसभा से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर पढ़ने के बाद ही वो लॉ बनता है। ठीक है। तो मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा या फिर दोनों अगर सेशन में नहीं है और कोई एक ऐसा लॉ लाने की जरूरत है जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसको ऑर्डिनेंस के जरिए ले आया जा सकता है, प्रेसिडेंट ला सकती है। और ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट ये अपने डिस्कशन पे नहीं कर सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर प्रेसिडेंट से बोलते हैं कि आप आर्टिकल 123 के अंदर ये ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट करिए, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट करेगा। ठीक है। अब प्रेसिडेंट के प्रोमोलगेट करने की बस एक कंडीशन दे रखी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उससे कहा है प्रोमोलगेट करने को। इसके अलावा कोई डेफिनेट टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेशन में दिए नहीं गए हैं। आगे चलते हैं। अब अगर मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट से बोला कि आप कोई ऑर्डिनेंस पास करिए, प्रेसिडेंट ने उस ऑर्डिनेंस को पास कर दिया, तो उस ऑर्डिनेंस की वही वैल्यू होगी जो पार्लियामेंट में पास हुए एक बिल की वैल्यू होगी। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। यानी ऑर्डिनेंस के थ्रू आप बिल ला सकते हैं, लॉ ला सकते हैं, पर आप संविधान का संशोधन नहीं कर सकते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और
जहां तक इस बारे में बात की जाए कि ऑर्डिनेंस कितने दिन के लिए वैलिड रहता है फ्रेंड्स, तो देखिए ऑर्डिनेंस आपका तब तक वैलिड रहेगा जब तक पार्लियामेंट नहीं मिलती है। और आप ये सोचिए कि एक पार्लियामेंट एक साल में 2 बार तो मिलेगी ही, तो उसकी मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप कितने दिन का हो सकता है? 6 महीने का। तो अगर मैक्सिमम मान लीजिए पार्लियामेंट की मीटिंग के बीच में गैप होता है 6 महीने का, और फिर उसके बाद मान लीजिए पार्लियामेंट मिलती है। अब देखिए यहां एक कैच है, लोकसभा राज्यसभा ये दोनों अलग अलग डेट्स पे बैठती हैं। तो मान लीजिए लोकसभा पहले बैठी, राज्यसभा बाद में बैठी। तो राज्यसभा बाद में बैठी, तो जब राज्यसभा बैठना शुरू होगी उस दिन से लेके 6 हफ्ते तक इस बिल पे एक्शन का इंतजार किया जाएगा। अगर इस बिल को अप्रूव कर लिया जाता है तो ये बिल लॉ बन जाएगा, अगर इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर 6 हफ्ते तक इस पे बिल पे कोई एक्शन नहीं होता है तो ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा। यानी मैक्सिमम जो आपकी एक ऑर्डिनेंस का ड्यूरेशन है वो कितना है? ये 6 महीने प्लस 6 हफ्ते, और 1 महीने में होते हैं 4 हफ्ते, तो 6 हफ्ते बराबर कितने महीने हो जाएंगे? 1.5 महीने। तो ये 6 महीने 1.5 महीने मिलकर कितने हो गए? 7.5 महीने। यानी एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है? 7.5 महीने। तो इसीलिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, जिनको ऑर्डिनेंस लाना होता है वो ऑर्डिनेंस प्रोक्लेम करेंगी, फिर उसको विड्रॉ कर लेंगी, फिर एक सेकेंड ऑर्डिनेंस प्रोक्लेम करेंगी, तो इस तरीके से वो उसको बढ़ाती रहेंगी अगर उनको पार्लियामेंट्री प्रोसेस को स्किप करना है तो। हालांकि ये होता नहीं है, बिहार में ये बहुत पहले हुआ था, पर अब ये सब होना बंद हो गया है। फिर दूसरा ऑर्डिनेंस लाया गया इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019। इसको भी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। इसमें आपका एक तो आएगा इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019, और फिर कुछ इसी के थ्रू कुछ नेसेसरी ऑफिशियल अमेंडमेंट्स भी किए जाएंगे इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2018 में। ठीक है, ये बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग रह गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ऑर्डिनेंस लाके, और ये सेकेंड ऑर्डिनेंस है, इससे पहले भी इस पे एक ऑर्डिनेंस आ चुका है। और इस सेकेंड ऑर्डिनेंस के थ्रू होगा क्या कि देखिए पिछले साल काफ़ी बहस उठी थी फ्रेंड्स, 2018 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह आया क्या है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आए हैं। तो ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आए हैं ये ठीक से काम कर सकें, इनको जो पावर्स दी गई हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनको पावर दी है सेक्शन 10A ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंदर, तो इनके अकॉर्डिंग ये ढंग से काम कर सकें, अकाउंटेबल हो सकें, ट्रांसपेरेंसी आ सके, गवर्नेंस ऑफ मेडिकल एजुकेशन में क्वालिटी आ सके, इसीलिए सेकेंड ऑर्डिनेंस को लेके आया गया है। और सरकार को ऑब्वियस सी बात है यही एम है कि अगर बीजेपी सरकार फिर से, या फिर एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस फिर से अगर जीत के आती है तो इसको वो बिल में लॉ में बदलेगी। अब अगर कांग्रेस जीत के आ जाती है तो फिर इसका ऑर्डिनेंस का क्या होगा ये उस समय पे देखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी बोला गया है इस ऑर्डिनेंस के थ्रू, तो जो काम ऑलरेडी ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कर चुके हैं उसको इस ऑर्डिनेंस के थ्रू वैलिडेट किया गया है, और कहा गया है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो उस तरीके से आगे भी काम करते रहें। ठीक है, अब देखिए हेल्थ पॉलिसी आई थी, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो वो एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग वाला जो सेक्टर है उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात कही जा रही है, और उस पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो भी रिफॉर्म्स लाए जाएंगे तो उन रिफॉर्म्स को यूनियन कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया है ताकि ऑयल एंड गैस की डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को बढ़ाया जा सके। अब देखिए ऐसा हुआ क्या है? ऐसा हुआ ये है फ्रेंड्स कि देखिए हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ऑयल का, गैस का, वो डिक्लाइन कर रहा है या स्टैग्नेंट हो गया है, मतलब रुक सा गया है, बढ़ नहीं रहा है, या तो डिक्लाइन हो रहा है या स्टैग्नेंट हो गया है। प्लस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ भी नहीं रहा है प्राइवेट सेक्टर का, इसलिए पॉलिसी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत थी, ऐसा सरकार को लग रहा था। ठीक है, तो पॉलिसी रिफॉर्म्स किस तरफ से लेके आए गए हैं इसको हम लोग अगले इस वाले पीपीटी में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को इंक्रीज किया जाएगा अनएक्सपेक्टेड एरियाज में। देखिए अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब मैं आपको बिल्कुल साफ तरीके समझा दे रहा हूँ, आपको इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। 2 तरीके के एरिया होते हैं फ्रेंड्स, एक होते हैं प्रोड्यूसिंग बेसिन्स, जो जहाँ पे ऑलरेडी अच्छा खासा आपका प्रोडक्शन हो रहा है ऑयल और गैस का। ठीक है, और एक होते हैं जहां पे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, नो कॉमर्शियल प्रोडक्शन। तो 2 तरीके के बेसिन होते हैं फ्रेंड्स, एक बेसिन वो होते हैं जहां से गैस और ऑयल का प्रोडक्शन चल रहा है, एक बेसिन वो होते हैं जहां कुछ भी नहीं चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि वो बेसिन जहां पे आपका गैस और ऑयल का प्रोडक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ है, वहां पे एक्सप्लोरेशन अभी शुरू ही नहीं हुआ है,
अगर वहां के ब्लॉक्स की बिडिंग होती है तो रेवेन्यू और प्रोडक्शन शेयर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, केवल एक्सप्लोरेशन वर्क प्रोग्राम के बेसिस पे आप बिड को इशू कर दीजिए। देखिए बिडिंग क्या होती है, बिडिंग ये होती है कि लोग बोली लगाते हैं, ठीक है ना, कि भाई हमारा ये प्रोग्राम है, हम ऐसे ऐसे यहां पे एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद जो भी गैस निकल के आएगी उसमें हम इतना हिस्सा सरकार को दे देंगे। इसको बिडिंग बोलते हैं। तो वो बिडिंग नॉर्मली सरकार किस बेसिस पे करेगी, भाई उसको जिस भी एक्सप्लोरर से ज्यादा पैसा मिलेगा उस बेसिस पे करेगी। अब क्या होता था, प्राइवेट कंपनीज क्या करती थी कि कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए वो बहुत ज्यादा हाई कर देती थी अपने बिड को, और सरकार पहले क्या करती थी, सरकार को लगता था कि भाई ये इतना हाई दाम बोल रहा है तो इससे पैसा ज्यादा मिलेगा, इसको हम दे देते हैं। लेकिन वो लॉन्ग टर्म में वायबल नहीं हो पाता था। क्यों नहीं वायबल हो पाता था, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज बिड को पाने के लिए इतना ज्यादा दाम बोल देती थी ना कि फिर वो फाइनेंशियली अनवायबल हो जाती थी और फिर वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देती थी। तो फिर वो जो एक्सप्लोरेशन ब्लॉक था ना वो खाली पड़ा रहता था, उस पर कोई प्रोडक्शन होता ही नहीं था। इससे बेटर तो ये होता ना कि कोई प्राइवेट कंपनी एक लॉजिकल बिड बोलती, जिससे एक्सप्लोरेशन भी होता रहता, प्राइवेट कंपनी को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता होता और गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू आता रहता। अब प्राइवेट कंपनी ने इतनी ज्यादा बिड बोल दी कि वो गवर्नमेंट को उसका शेयर दे ही नहीं पा रही है, खुद को उसको प्रॉफिट हो नहीं रहा, उसने एक्सप्लोरेशन बंद कर दिया। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या बेटर है। वही बेटर है ना कि थोड़ा बहुत सरकार को मिल जाए, थोड़ा बहुत कंपनी कमा ले, एक्सप्लोरेशन भी होने लगे, तो हमको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि देखिए वो बेसिस जहां से अभी ऑयल और गैस का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, वहां की बिड को हम लोग अप्रूव करेंगे किसके बेसिस पे, एक्सक्लूसिव वर्क प्रोग्राम के बेसिस पे। यानी कोई कंपनी आके गवर्नमेंट को अपना वर्क प्रोग्राम दिखाती है कि भाई इस अनएक्सप्लोर्ड एरिया में हम इस तरीके से काम करेंगे, तो केवल उस वर्क प्रोग्राम के बेसिस पे वो बिड उसको अलॉट कर दी जाएगी, वो एरिया उसको दे दिया जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए। यानी यहां पे अनएक्सप्लोर्ड बेसिस में रेवेन्यू या प्रोडक्शन शेयर को सरकार नहीं देखेगी। और सरकार ने बोला है कि ऐसे एरियाज, ऐसे जहां से ऑयल और गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, बट ऐसे बेसिन्स में भी ऐसे बहुत से ब्लॉक्स बचे होते हैं जहां पे प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ होता है। तो जब उन अनएलोकेटेड और अनएक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स की बिडिंग की बात आएगी ना, तब सरकार रेवेन्यू शेयरिंग को तो देखेगी ही देखेगी, साथ साथ वर्क प्रोग्राम को देखेगी, और रेवेन्यू शेयरिंग से ज्यादा वो वर्क प्रोग्राम को देखेगी, क्योंकि वो किस तरीके से काम करने वाला है प्राइवेट डेवलपर उस लैंड पे, ये ज्यादा जरूरी है, ना कि ये कि सरकार को वो कितना प्रॉमिस कर रहा है। क्योंकि सरकार को ये देखना जरूरी है कि जो वो प्रॉमिस कर रहा है क्या उस पर डिलीवर कर पाएगा। और इसीलिए सरकार ने क्या कहा है कि एक अपर सीलिंग लगा दी है बिडेबल रेवेन्यू शेयर पे। यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स जो भी रेवेन्यू शेयर बिड करेंगे उसकी एक अपर सीलिंग फिक्स्ड है कि भाई इससे ज्यादा आप रेवेन्यू शेयर बिड नहीं कर सकते। और वो सरकार किस हिसाब से फिक्स करेगा, वो सरकार वायबिलिटी के हिसाब से फिक्स करेगा, क्योंकि सरकार भी अब जान गई है कि प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा बिड लेते हैं, ठीक है, बाद में जब वो नहीं फुलफिल कर पाते हैं तो वो एक्सप्लोरेशन बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सरकार ने बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए हैं इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को। सरकार ने बोला है कि भाई हम शॉर्टर एक्सप्लोरेशन पीरियड वाले को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि वो लोग जो कम एक्सप्लोरेशन पीरियड में अच्छा खासा ब्लॉक ढूंढ के वहां से प्रोडक्शन चालू कर देते तो उनको हम फिजिकल इंसेंटिव्स देंगे बहुत सारे, ताकि प्रोडक्शन जल्दी शुरू हो सके, गैस और ऑयल हमारे देश को जल्दी मिल सके, तो बाहर से हमको इंपोर्ट ना करना पड़े। फिर कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि आपका वो ऑयल और गैस निकाल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर उनको पास में आर्म लेंथ पे नहीं, पास पे अगर अपनी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को भेजना है, बेचना है, तो उसकी मार्केटिंग और प्राइसिंग की फ्रीडम होगी उनके पास। वो अपने हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो प्राइस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बेंचमार्क्स के हिसाब से डिसाइड करती है। वैसे तो मतलब इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक कर दिया गया है, लेकिन इस केस में थोड़ी बहुत रियायत दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कॉम्पिटिटिव बिडिंग को थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव बनाया गया है, रियल बनाया गया है। फिर ये बोला गया है फ्रेंड्स कि गैस प्रोडक्शन को, उसकी मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, देखिए गैस प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए मार्केटिंग और प्राइसिंग फ्रीडम तो दी ही गई है, और कौन से उन गैस डिस्कवरीज के लिए दी गई जिनका फील्ड डेवलपमेंट प्लान अभी भी अप्रूव नहीं हुआ है। देखिए इसके बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज में आप जाइए मत, जो सबसे मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। एक बात और समझ लीजिए, इंसेंटिव तब भी दिया जाएगा उन प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को अगर वो उस डोमेस्टिक फील्ड में जो नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही है ना, उस प्रोडक्शन से ज़्यादा अगर गैस का वो प्रोडक्शन करते हैं तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। यानी यहाँ पे फ्रेंड्स सरकार ने एक बहुत अच्छी अप्रोच रखी है, आपको ये अप्रोच समझनी है
कि सरकार अब ये नहीं देख रही है कि उसको रेवेन्यू का कितना परसेंट शेयर मिल रहा है। सरकार अब ये देख रही है कि भाई क्वांटिटी भी ज़्यादा आनी चाहिए। तो भले ही रेवेन्यू शेयर थोड़ा कम मिले, पर क्वांटिटी लगातार अगर ज़्यादा आ रही है तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म्स में हमको रेवेन्यू मिल जाएगा। प्राइवेट कंपनी के भी अपने मजे हैं कि भाई उसका प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी एक्सप्लोरेशन करती रहेगी और हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो घटेगा। तो सरकार की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये एक फोर साइटेड स्ट्रैटेजी है। फिर जो भी ऑयल इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन को जो फील्ड्स दिए गए हैं, वहां की प्रोडक्शन प्रोफाइल को प्रिपेयर करेंगे दोनों पीएसयूज, और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी और कैपिटल को लेके आएंगे, और नई टेक्नोलॉजी कैपिटल को लेके आने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वो प्राइवेट सेक्टर्स को बुला सकें। और प्राइवेट सेक्टर्स के पास, खासकर फॉरेन प्राइवेट सेक्टर के पास ये टेक्नोलॉजी होती है कि वो एक्सप्लोरेशन को और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, स्मूदन कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स जल्दी अलाउ नहीं किए जाते हैं इसमें, बाहर के खासकर फॉरेन के, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रायोरिटी बेसिस पे दिया जाएगा ताकि वो आके अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। और अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, प्रोडक्शन में बहुत जल्दी तेजी आएगी। ठीक है। फिर ये भी बोला गया है फ्रेंड्स कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जाएंगे। ठीक है। जो ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का जो अप्रूवल होता है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को इम्प्रूव किया जाएगा, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को इम्प्रूव किया जाएगा। अब 3 इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फ्रेंड्स वुमेन सेफ्टी के लिए। पहला इनिशिएटिव है पैनिक बटन। देखिए, जो पैनिक बटन का कंसेप्ट है, इसको 2015 में ही कंसीव कर लिया गया था, 2015 में ही इसको सोच लिया गया था, हालांकि उतना ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। इसमें यह बोला गया था कि जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, मोबाइल टेलीफोन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो एक फिजिकल पैनिक बटन देंगे फ़ोन में। ठीक है ना, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम उनके ऊपर एक बाउंडेशन लगाएगी कि आप फ़ोन में एक फिजिकल पैनिक बटन दीजिए, ताकि जैसे उस फिजिकल पैनिक बटन को वुमेन दबाएं, वैसे उनको नियर रिलेटिव्स के पास और लोकल पुलिस थाने के पास एक खबर पहुंच जाए कि भाई ये वुमेन प्रॉब्लम में है, इसको बचाना है। ठीक है। तो ये एक पैनिक बटन टाइप का है। तो इसका जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, तो भले ही आप एक अलग से पैनिक बटन ना दो मोबाइल में, पर बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। एक तो ये है कि अगर पावर बटन जो होती है स्मार्टफोन्स में, अगर उसको 3 बार आप दबा दें तो ऑटोमेटिकली अलर्ट सिग्नल चला जाएगा अथॉरिटीज़ के पास, आपकी फैमिलीज़ के पास। दूसरा क्या है कि आप किसी भी फ़ोन से 112 डायल कर दें तो 112 हेल्पलाइन है बचाने के लिए, उस पर अपने इश्यूज़ को बता दें। तीसरा ये है कि आप अपने फीचर फ़ोन्स में 5 की को लगातार दबाए रखें या 9 की को लगातार दबाए रखें, तो भी डिस्ट्रेस सिग्नल चला जाएगा पुलिस के पास, आपके फैमिली मेंबर्स के पास, या फिर आप 112 इंडिया मोबाइल ऐप इस्तेमाल करें। अब 112 इंडिया मोबाइल ऐप सही टाइम पे इंटरनेट वगैरह चलना चाहिए, तभी काम करेगी। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो बाकी चीज़ें काम आ जाएंगी। ठीक है। तो इसके थ्रू होगा क्या कि जैसे ही इमरजेंसी मैसेज पहुंचेगा अथॉरिटीज़ के पास, इमरजेंसी रिस्पांस टीम एकदम एक्शन में आ जाएंगी और तुरंत पर्सन डिस्पैच किया जाएगा उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, SCIM पोर्टल अंडर सेफ सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है। इस SCIM पोर्टल को भाई 8 सिटीज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि वुमेन की सेफ्टी को और अच्छा किया जा सके। इसमें क्या किएंगे, हर सिटी में भाई सेंसिटिव हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहाँ पे वुमेन को खतरा हो सकता है। फिर उस एंटायर हॉटस्पॉट में CCTV कैमरा लगाई जाएगी, CCTV सर्वेलेंस होगी 24/7। लोग देख रहे होंगे बैठ के कि भाई क्या बदतमीजी हो रही वुमेन्स के साथ, कौन लोग बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है। फिर जो एक्सट्रीमली सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे कुछ ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी जो नंबर प्लेट को ऑटोमेटिकली रीड करती हैं, ताकि जो भी कार वहाँ से निकल रही है, ठीक है, उसके नंबर प्लेट्स ऑटोमेटिकली रीड किए जा सकें, ताकि अगर मान लीजिए कोई अनवांटेड एब्डक्शन हो जाता है किसी वुमेन का, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली में यार लोग SUV लेके आए, किसी लड़की को ज़बरदस्ती खींचा, उसको बंद करके ले गए। तो इस तरीके के अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स में ये अगर नंबर रीडिंग, ये वाली जो प्लेट्स लगी होंगी ना, वो ऑटोमेटिकली उस कार का नंबर रीड कर लेंगी और उस कार को फिर ट्रैक करना पुलिस के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। फिर वल्नरेबल एरियाज जो कि हॉटस्पॉट के बाहर हैं, उनमें ज़बरदस्त पेट्रोलिंग होगी पुलिस की या उस स्पेशल टीम की जो इस चीज़ के लिए डिप्लॉय की गई है। फिर पब्लिक टॉयलेट फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी वुमेन के लिए, स्ट्रीट लाइटनिंग अच्छा किया जाएगा ताकि अंधेरा ना रहे, क्योंकि अंधेरे का फ़ायदा उठा के भी बदतमीज़ लोग इस तरीके के काम करते हैं। ठीक है। क्योंकि बदतमीज़ लोगों को तो मौका चाहिए, तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि उनको प्रॉब्लम न झेलनी पड़े वुमेन को। ठीक है। फिर वुमेन हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी पुलिस स्टेशन में, वुमेन सपोर्ट सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि अगर किसी वुमेन को अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बतानी हो तो वो आराम से निश्चिंत होकर जाके बता सके, उसको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वुमेन के साथ
कुछ भी प्रॉब्लम हुई है और अगर वो प्रॉब्लम बताने के लिए जाती है और सामने अगर एक आदमी बैठा है तो वो ऑटोमेटिकली अनकंफर्टेबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो वुमेन हेल्प डेस्क होने ज़रूरी हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये कहा जाता है कि ये जितने भी मेजर्स लगाए जाएंगे पूरे सिटी में, उनका सेंट्रल कोऑर्डिनेशन होगा एक स्मार्ट कंट्रोल रूम से, जो कि सिटी के एक प्रॉपर पॉइंट पे होगा, ठीक है। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मतलब मॉनिटर और मैनेज करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, एक ऑनलाइन सेफ सिटी इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग पोर्टल बनाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये जो पोर्टल होगा वो जो भी एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पे लगाए गए हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग करेगा और एक एविडेंस बेस्ड ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। यानी ये देखेगा कि भाई किस तरीके से ग्राउंड पे काम हो रहा है और क्या इससे सही में वुमेन की लाइफ आसान हो रही है, क्या उनकी सेफ्टी इन्हेंस हो रही है, इस चीज़ पर पूरी बात की जाएगी। और ये एक तरीके से एक डिजिटल रिपोजिटरी होगा एसेट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सोशल आउटरीच प्रोग्राम का। यानी कि उस सिटी में क्या एसेट्स हैं वुमेन की सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और कैसे सोशल आउटरीच करा जा रहा है, कैसे वुमेन को इस बारे में बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि आपके लिए इतना कुछ किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को चेक करने का भी इंतजाम होगा इस SCIM पोर्टल में। यानी कि देखिए वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड हर चीज़ होगी इसमें, बस दिमाग लगा के ये जान लीजिए। आप इसमें जितने भी पॉइंट्स जोड़ना चाहो जोड़ लो। फिर DNA एनालिसिस फैसिलिटीज़ चलाई जाएंगी स्टेट्स में, तीसरी चीज़ है, ठीक है। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि देखिए कभी अगर किसी वुमेन के साथ मोलेस्टेशन हो जाए, सेक्सुअल असॉल्ट हो जाए, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बहुत होता है, तो उसके बाद अब हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी है ना, वो वुमेन जाके केस फाइल करती है। अब केस फाइल करने के टाइम पे अगर किसी वुमेन पे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन में ये जो DNA एनालिसिस है ना फ्रेंड्स, ये थोड़ा टाइम में हो जाना चाहिए। यानी अगर क्राइम हुआ है और उस क्राइम सीन के बाद अगर आप उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन जल्दी करते हैं, इस तरीके के टेस्ट खासकर DNA टेस्ट जल्दी करवा लेते हैं, तो सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वुमेन जल्दी प्रूव हो सकता है। इसीलिए डेडिकेटेड DNA फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी। और फिलहाल के लिए जो डेडिकेटेड DNA फैसिलिटीज़ सैंक्शन की गई हैं वो आपकी फॉरेन साइंस लेबोरेटरीज में सैंक्शन की गई हैं, जो कि अभी चेन्नई, मदुरई, आगरा, लखनऊ, मुंबई और कलकत्ता में स्थित है। धीरे धीरे इनको बाकी शहरों में भी लेके जाया जाएगा, क्योंकि जिन वुमेन के खिलाफ अगर कोई ऐसा वायलेंस हुआ है तो तुरंत उसको DNA चेकिंग करा के एक्शन लिया जा सके क्रिमिनल पे। और ऑब्वियस सी बात है फिर क्रिमिनल को आसानी से आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। फिर अभी अभी एक न्यूज़ आई है कि फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, किसके लिए, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर एक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। ये बोर्ड आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर काम करेगा। और ये करेगा क्या, डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोग्राम चलाएगा डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो आपकी डी नोटिफाइड कम्युनिटीज है, नोमैडिक कम्युनिटीज है, सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज है। नोमैडिक मतलब चल फिर रही हैं, ठीक है ना। डी नोटिफाइड मतलब आपके आज़ादी से पहले इनको क्रिमिनल ट्राइब्स माना जाता था, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये हार्ड टू रीच है, इन पे आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, जल्दी ये नज़र नहीं आती, अपने आप को सेक्लूड करके रखती हैं, तो इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाता सरकार का। खासकर इनके बहुत सारे लोग SCs में आते हैं, STs में आते हैं, OBC में आते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसी डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ भी हैं जो कि SC ST OBC किसी में भी नहीं आती है। तो देखिए 2014 में एक गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स कमेटी बनाई थी, कमीशन बनाया था सॉरी। और इस कमीशन को 3 साल के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसका काम था कि आप आइडेंटिफाई करिए कि ऐसी कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो इसमें आती हैं, ठीक है। और उस कमीशन ने रिकमेंड किया था अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के टाइम पे कि इस तरीके का एक परमानेंट कमीशन बनाना चाहिए। पर जब गवर्नमेंट ने सोचा तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप इन डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ के लिए, नोमैडिक सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के लिए अगर आप एक अलग से कमीशन बना दोगे तो फिर वो कमीशन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ये जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमीशन बन रहा है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। तो ऑलरेडी जब कमीशंस हैं इनके काम के लिए तो कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम कमीशन नहीं बनाएंगे, हम एक डेवलपमेंट और वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये गवर्नमेंट ने अभी अभी डिसाइड किया है। अब नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 की बात करते हैं फ्रेंड्स। अभी अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी का एक प्रपोजल था कि आप नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाइए 2019। इसका काम क्या होगा कि इंडिया को भाई एक हब बनाना है हमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का। देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो अगर इंडिया में एक हब बना दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का, तो हमारी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज अच्छी हो जाएंगी, हम अच्छे चिपसेट्स बना पाएंगे, कोर कंपोनेंट्स बना पाएंगे। तो हम एक तो compete कर पाएंगे ग्लोबली, हम अपने सामान को बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। प्लस अभी जो हम चाइना से, यूएसए से जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगवाते हैं उसका इंपोर्ट कम होगा, तो हमारी ट्रेड डेफिसिट में हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। प्लस बढ़ते टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हमारा आगे निकलना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए ऐसा होता है, आपने अक्सर कर सुना होगा कि हम लोग मोबाइल इंपोर्ट करते हैं चाइना से, और कई बार ये सुनने में आता है कि चाइना के मोबाइल्स में स्नूपिंग सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं जो हमारी कॉल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेल्स को पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स जब आप एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बनाएं इंडिया के अंदर। तो जब वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंडिया के अंदर बन जाएगा, तो इंडिया में यूज होने वाली चीजें बनेंगी। तो ऑब्वियस ही बात है, उसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स प्ले में आ जाते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी को हर्ट करते हैं, उनसे हम जूझ सकते हैं। तो फीचर्स क्या होंगे इस नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स के, कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा जो कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होगा, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मतलब प्रमोट की जा सके, और जो पूरा ये जो वैल्यू चेन होता है ना, इसमें हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। ये अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। फिर कोर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इंसेंटिव्स टैक्स रिलैक्सेशन के फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, सब्सिडीज के फॉर्म में भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। फिर जो बड़े बड़े हाईटेक प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, जैसे सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ लगानी है, फैब्रिकेशन लगाना है, या एक बहुत बड़ा आपका साइबर नेटवर्क सेटअप करना है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। फिर एग्जिस्टिंग यूनिट्स के एक्सपेंशन के लिए, नई यूनिट्स बनाने के लिए काफ़ी सारे इंसेंटिव मैकेनिज्म दिए जाएंगे, बहुत सारी स्कीम्स बनाई जाएंगी। देखिए नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स है ये, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपका सेक्टर है इंडिया में बहुत बड़ा है। तो इस पॉलिसी के अंदर में एग्जैक्टली गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, वो अभी आने वाले टाइम में हमको पता चलेगा। फिलहाल के लिए पॉलिसी बना दी गई है, और उस पॉलिसी के अंदर अभी बहुत सारी सब स्कीम्स आएंगी जो कि इस नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होंगी, और वो स्कीम्स अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेक्शंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जाएगा, इनोवेशन को बढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, ग्रास रूट लेवल इनोवेशंस को बढ़ाया जाएगा, स्टार्टअप्स को इंकरेज किया जाएगा ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, जैसे कि 5G में। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप अपने अगल बगल की चीज़ों को इंटरनेट से कुछ इस तरीके से जोड़ दो ताकि जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करो तो वो भी आपसे रियल टाइम में इंटरेक्ट करें। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है, कि मान लीजिए आप सो के उठे, और आपके सो के उठने से ही सामने वाली मशीन ने समझ लिया कि आप सो के उठ गए हो, उसने ऑटोमेटिकली आपके सामने वाले कर्टेन्स खोल दिए और बाहर सन की जो चमक है वो अंदर आ गई। वो भी ये, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सके, मशीन लर्निंग को बढ़ाया जा सके। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसके बारे में तो बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। वर्चुअल रियलिटी आपको पता है फ्रेंड्स, की एक ऐसी चीज़ को देखना जो कि हमको देखने में बिल्कुल रियल लगे बट एक्चुअली में वो नहीं हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके वर्चुअल रियलिटी के गॉगल्स आते हैं, अगर आप उनको पहन लो तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल क्रिकेट फील्ड के बिल्कुल बीच में खड़े हो और आपके सामने मैच चल रहा है, जबकि रियल में ऐसा नहीं होगा। फिर रोबोटिक्स को होगा, ड्रोन्स होगा, फोटोनिक्स, नैनो बेस्ड डिवाइसेस, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा उस पॉलिसी के अंदर में। फिर इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि स्किल्ड मैन पावर को प्रमोट किया जा सके, और जो ऑलरेडी स्किल्ड मैन पावर है उसको कुछ स्पेसिफिक और स्किलिंग भी दी जा सके अगर ज़रूरत पड़ती है तो। फिर फैबलेस चिप डिज़ाइन इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर मोबिलिटी, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ब्ला ब्ला ब्ला। आप कुछ भी लिख सकते हो जितना आप याद कर सको यहाँ पे। फिर इंपॉर्टेंट है, सोवरेन पेटेंट फंड बनाया जाएगा। सोवरेन पेटेंट फंड का काम क्या होगा, कि ये ESDM सेक्टर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अक्वायर करना। अब अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अक्वायर कर सकते हो फ्रेंड्स, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कोई इनोवेशन किया है तो फिर वो इनोवेशन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वो आपका IP हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, चूंकि आपने उसमें इनोवेशन किया है।
तो इसके लिए एक सोवरेन पेटेंट फंड बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि मदद करेगा और खासकर हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को बहुत बूस्ट करेगा। एक तरीके से आप R&D को प्रमोट कर रहे हो कुछ यूनिक इनिशिएटिव से, और यही सब चीज़ें की गई थी फ्रेंड्स चाइना में, USA में, जर्मनी में, तभी वो आज इतने डेवलप्ड बन गए हैं, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, वो इसी तरीके के इनिशिएटिव्स की वजह से ही बढ़ी है। और हमारे पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन इनिशिएटिव्स को बढ़ाया जाएगा ताकि नेशनल साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल भी इंप्रूव हो सके, क्योंकि अभी हम लोग जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमने कहाँ से, बाहर से इंपोर्ट किए हैं। अगर हम उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने यहाँ ही बनाने लगे तो किसी भी तरीके का कोई बग उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए आईफोन है, आईफोन आप इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर उसका कि अगर वो लॉक हो गया और मान लीजिए आपका आईफोन किसी ने चुरा लिया तो वो उसको खोल नहीं पाएगा, ओपन नहीं कर पाएगा, इतना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। अब क्या आप बता सकते हो कि एप्पल ने इसके अंदर कोई स्नूपिंग सॉफ्टवेयर नहीं लगाया है? अगर लगाया भी होगा ना, आप ज़िंदगी में नहीं पता कर पाओगे, ठीक है। तो हम एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, हम अपना आईफोन्स बाहर से आ रहे हैं, ठीक है ना। इवन अगर आईफोन्स के सॉफ्टवेयर अमेरिका में बने हैं, वो असेंबल चाइना में होता है, तो है आ तो बाहर से ही रहा है ना, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर है क्या सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। बट अगर होगा भी तो हम कभी पता नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की एक्सटर्नल डिपेंडेंस को बंद करना है हमको और अपने खुद के सिस्टम्स डिजाइन करने हैं। फिर कुछ वन लाइनर न्यूज़ देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक कैंपेन फॉर ड्रग्स फ्री इंडिया हुआ है, इसको ऑनलाइन लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। इसके बारे में बस इतना याद रखिए कि इसको आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज कराया है और हुआ कहाँ है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में हुआ है। फिर अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है फ्रेंड्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा 3% का एक्स्ट्रा। तो अभी उनके पास डियरनेस अलाउंस 9% का है, उसके ऊपर 3% और दिया जाएगा, तो उनके पास लगभग 12% का डियरनेस अलाउंस हो जाएगा। अब देखिए डियरनेस अलाउंस होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है, साल दर साल आपकी जो महंगाई है वो बढ़ रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इन महंगाई से डील करने के लिए रेगुलरली उनके डियरनेस अलाउंस को मॉडिफाई किया जाता है। तो वो 3% इस बार ऑफ बेसिक बढ़ाया गया है, ठीक है ना। तो उसकी एक मेथोडोलॉजी होती है कैलकुलेट करने की। तो अगर मान लीजिए बाद में आप IAS बनते हो या किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो वहाँ पे आपके ऊपर DA पैटर्न लगेगा, और फिर जब इस तरीके के DA एनहेंसमेंट होंगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। फिर यूनियन कैबिनेट ने अभी अपना अप्रूवल दे दिया है कि इंडिया प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट में पार्टिसिपेट करेगा 2021 में। ये पीसा टेस्ट OECD कंडक्ट कराता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इस पीसा पे मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स, यूट्यूब पे जाके सर्च मार लीजिए मेरे चैनल पे, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें आपको पीसा के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। पहले इंडिया इस पीसा टेस्ट में पार्टिसिपेट कर चुका है, पर रिजल्ट्स इतने गंदे थे कि इंडिया ने विड्रॉ कर लिया। अब इंडिया फिर से 2021 में पार्टिसिपेट करेगा। फिर इसके आगे एक और न्यूज़ आ रही है फ्रेंड्स। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। इसको लॉन्च किया गया है, गवर्नमेंट ने इसको इम्प्रूव मतलब अप्रूव कर दिया है कि भाई ये जो नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है ना, इसको पहली बात तो सपोर्ट कौन करेगा, तो वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करेगा, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की ही एक ये ब्रांच है IBRD, तो ये IBRD इस प्रोजेक्ट को लोन देगी। और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ज़्यादातर रूरल एरियाज और उस तरीके की जो हेल्पफुल चीज़ें होती है उसमें लोन देती है। तो इसमें इस NRETP को लोन दिया जाएगा, किसके अंदर काम करता है ये, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर में काम करता है। काम क्या है इसका फ्रेंड्स कि भाई लाइवलीहुड प्रमोशंस को प्रमोट करेगा, साथ साथ भाई कुछ इस तरीके का फाइनेंस देगा लोगों को, कुछ इस तरीके के इनिशिएटिव्स प्रोवाइड कराएगा ताकि डिजिटल फाइनेंस मिल सके, लोगों का लाइवलीहुड इंटरवेंशंस हो सके, लोगों की लाइफ और अच्छी हो सके। क्योंकि भाई नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, यानी रूरल एरियाज में जो लोगों की लाइफ है, जो इकॉनमी है, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो उसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियस बात है लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। तो कुछ इस तरीके की कोशिश की जाएगी वर्ल्ड बैंक की मदद से। और उसके साथ साथ एक स्वायत्त करके इनिशिएटिव है SWAYATT, इसको लॉन्च किया गया है। क्या काम हो करेगा ये, स्टार्टअप्स को, वुमेन को और यूथ को एडवांटेज देगा ताकि वो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकें। तो इससे होगा क्या कि जितने भी आपके इंडियन एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में जो की स्टेक होल्डर्स है ना, वो आपके गवर्नमेंट मार्केट प्लेस तक पहुंच पाए। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस क्या है फ्रेंड्स, या नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। यानी मान लीजिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को, PSU को, ठीक है, यानी गवर्नमेंट से एफिलिएटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर मान लीजिए अपने कामकाज के लिए कुछ सामान खरीदना है,
तो वो कहाँ खरीदेगा? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में खरीदेगा। अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक तरीके का ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया। अब इस ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लोगों से जुड़ने की भी जरूरत है ना, तभी तो लोगों को पता चल पाएगा कि भाई गवर्नमेंट ये चीज़ खरीद रही है, तो लोग भी अपनी बिट्स डाल पाएंगे। तो जो स्टार्टअप्स हैं, जो वुमेन ने खोल रखे हैं, यूथ्स ने खोल रखे हैं, ठीक है, वो कैसे इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस तक पहुंच के अपने प्रोडक्ट्स को वहां लिस्ट कर सकें, ताकि गवर्नमेंट उनको खरीद सके इन ई ट्रांजैक्शंस के थ्रू, इसको प्रमोट किया जाएगा इस स्वायत्त इनिशिएटिव के द्वारा। तो काम भर की फ्रेंड्स मैंने जितनी भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी आज सारी कवर कर ली है। थोड़ी सी वीडियो फ्रेंड्स आज लंबी हो गई है क्योंकि न्यूज़ भी ज़्यादा थी, आज बहुत सारी प्रेस रिलीजेस थी। तो काम भर की मैंने सब कवर कर ली है। कुछ और मुझे लगा था कि काम आ सकती है, मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं कल की वीडियो में उसको इंक्लूड कर दूंगा। हालांकि जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो मैंने सब इंक्लूड कर दी फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो पसंद आ गई तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कर देना, बड़ी मेहनत लगी है बनाने में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जितना हो सके फ्रेंड्स कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको कैसी लगी, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ इसको शेयर करें। क्योंकि अगर आप मुझे सच में थैंक्स बोलना चाहते हैं तो फिर सिर्फ मेरी वीडियोस को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, वही सबसे बड़ा थैंक्स होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।